नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। एक तरफ कुंभ चल रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा है। दोनों आपस में मिलकर एक ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं जो कर्णप्रिय तो कतई नहीं है। मसलन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट लेकर प्रयागराज नहाने चले गए हैं। छप छप करते योगी और उनके कैबिनेट के सहयोगी अखबारों और टीवी चैनलों में छा गए। अपनी बाल सुलभ चंचलता से मन मोह लिया योगी जी ने। यह सब तो ठीक था क्योंकि यह उनकी राजनीति के माकूल है, लेकिन इसके बाद योगी जी ने दिल्ली में आकर जो यूपी राग गाया है वह कतई गैर मुनासिब और मिथ्या है। एक लिहाज से योगी जी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली की जनता को भी भरमाने का काम किया है। अव्वल तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को व्यक्तिगत चैलेंजबाजी जैसी चौक चौराहों वाली भाषा से बचना चाहिए, पर उन्होंने चैलेंज दे दिया। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? योगी जी ने यह चैलेंज केजरीवाल जी को दिया। यह सच है कि दिल्ली में यमुना बर्बाद हो चुकी है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंगा और यमुना इतनी साफ सुथरी है कि योगी जी चैलेंज दे सकें? क्या योगी जी प्रयागराज की बजाय कानपुर में बहने वाली गंगा में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ उसी बाल सुलभ चंचलता से छपकोइया स्नान कर सकते हैं? क्या योगी जी आगरा की यमुना में अपनी कैबिनेट के साथ नहान कर सकते हैं? इस चैलेंज के मद्देनजर कहीं जोश जोश में योगी जी सचमुच कानपुर या आगरा स्नान करने न चले जाएं, इसलिए कुछ जानकारियां मैं दिए देता हूं। ये आंकड़े कानपुर की गंगा नदी के हैं। कानपुर गंगा को प्रदूषित करने वाले सबसे बड़े शहरों में से एक है। यहाँ घरेलू सीवेज की वजह से गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। नमामि गंगे परियोजना के एक आंकड़े के मुताबिक यह शहर हर दिन 426 मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न करता है और शहर की सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता प्रतिदिन सिर्फ 224 mld की है। प्रतिदिन 202 mld सीवेज बिना किसी ट्रीटमेंट के नदी में बहता है। कानपुर गंगा को प्रदूषित करने वाले प्रमुख शहरों में से एक है। घरेलू गंदगी यानी सीवरेज का इसमें एक बड़ा हिस्सा शामिल है। जल निगम के एक अधिकारी के अनुसार हर रोज करीब 450 mld घरेलू गंदगी की निकासी हो रही है। हालांकि दिसंबर से पहले जल निकासी की व्यवस्था में सुधार के प्रयास जारी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक कानपुर शहर में फिलहाल 1370 किलोमीटर लंबी सीवेज लाइन है, जबकि शहर की जरूरत लगभग 5000 किलोमीटर है। फिलहाल शहर के सिर्फ 20% आबादी के पास सीवेज कनेक्शन है। घरों के लिहाज से देखें तो 5.67 लाख घरों में से केवल 1.15 लाख घर सीवेज सिस्टम से जुड़े हैं। ये जानकारियां देना जरूरी था, सवालों का जवाब मिले या ना। पाप नाशिनी गंगा में नहाकर चर्म रोग की गारंटी है। यह बात सच है कि दिल्ली में यमुना की मौत हो चुकी है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना दोनों की मौत हो चुकी है। ये नदियां अब सिर्फ हमारा और आपका मैला ढो रही हैं। इन नदियों की मौत की तमाम वजहों में से एक वजह है इनमें बहने वाले पानी के प्राकृतिक बहाव का शून्य होना। साल के करीब 8 महीनों तक गंगा और यमुना में इसके उद्गम स्थल से निकलने वाला पानी पहाड़ों से नीचे मैदानों तक पहुंचता ही नहीं। नदी सिर्फ अपने किनारे पर बसे नगरों और महानगरों के मलमूत्र के सहारे जिंदा नजर आती है। एक आंकड़े के मुताबिक गंगा नदी के पूरे बहाव में करीब 940 बड़े बांध, बराज और पनबिजली परियोजनाएं या तो बन चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं। इसी प्रकार यमुना नदी के ऊपर करीब 46 बांध, बराज और पनबिजली परियोजनाएं मौजूद हैं। इससे नदी के पानी का प्राकृतिक बहाव बाधित रहता है। जगह जगह नदी का पानी रोक लिया जाता है, जिससे बड़े हिस्से में नदी सूखी पड़ी रहती है। मानसून के 2-3 महीने ही होते हैं जब नदी में मजबूरन पानी छोड़ना पड़ता है। बिना प्राकृतिक बहाव के नदी की मौत तय है। आप चाहे जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना लें, किसी नदी को मलमूत्र के सहारे जिंदा नहीं रखा जा सकता। अब हम फिर से योगी जी के चैलेंज पर आते हैं। उन्होंने कहा, क्या केजरीवाल जी दिल्ली की यमुना में उसी तरह डुबकी लगा सकते हैं जैसी उन्होंने प्रयागराज में लगाई?
योगी जी के इस चैलेंज से लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा, आखिर जो यमुना दिल्ली में नाला बन जाती है और जो गंगा कानपुर तक आते आते दम तोड़ देती है, उसमें आगे जाकर प्रयागराज में इतना पानी कहां से आ जाता है और वह अपेक्षाकृत साफ सुथरी कैसे दिखती है? इसका जवाब एक खूबसूरत प्राकृतिक संयोग में छिपा है। इसमें किसी नेता या फिर किसी राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। प्रयागराज से लगभग 300 किलोमीटर पहले इटावा जिले में एक गांव का नाम है बिठौली। बिठौली में मौजूद है पचनदा। आज से करीब 12-13 साल पहले मुझे यमुना के उद्गम से संगम तक की यात्रा करने का सुखद अवसर मिला था। मुझे यमुना की दशा पर एक सुदीर्घ रिपोर्ट लिखना था। यहाँ पचनदा का जिक्र बहुत दिलचस्प होगा। चंबल के बीहड़ों के बीच करीब 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर पचनदा पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर 4 छोटी और मझोली नदियों का संगम है। पचनदा में यमुना के साथ चंबल, क्वारी, सिंधु और पहुज नामक नदियां मिलती हैं। यह संगम स्थल जालौन, इटावा और औरैया जिलों की सीमा पर है। इन सब में चंबल एक बड़ी और भरी पूरी नदी है। चंबल के साथ सुखद संयोग यह है कि यह चंबल के बियाबान से बहती है। इसके किनारों पर कोई बड़ा नगर या फिर औद्योगिक हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए चंबल आज भी कमोबेश एक साफ सुथरी नदी है। इसमें डाल्फिनें और चंबल के घड़ियाल पनपते हैं। इन नदियों के मिलने से यमुना, जो यमुनानगर, दिल्ली और आगरा में कई मौतें झेल चुकी है, वह फिर से जीवित हो जाती है और यही पानी प्रयागराज में जाकर गंगा में खुद को विलीन कर देता है, जिससे बनारस और उसके आगे की गंगा बनती है। लंबी कहानी संक्षेप में इतनी भर कि योगी जी जिस प्रयागराज में नहा रहे हैं, उसे बचाने में उनका योगदान उतना ही है जितना अरविंद केजरीवाल का यमुना बचाने में। आप भाग्यशाली हैं कि यूपी में यमुना के पास चंबल है। केजरीवाल जी इतने भाग्यशाली नहीं हैं। राजनीति निर्मम और बेदिल होती है। उसे अक्सर जिंदा हाड़ मांस के इंसानों के आंसू नहीं दिखते, तो नदियों के आंसू भला किसने देखे हैं? आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अपील। आप जैसे टिप्पणी के तमाम दर्शकों की एक सलाह थी कि न्यूज लॉन्ड्री की सब्सक्रिप्शन की दरें थोड़ी ज्यादा हैं। अब उनकी सलाह को ध्यान में रखकर हमने छोटी कीमत वाले सब्सक्रिप्शन के विकल्प शुरू किए हैं। अब आप 99 रुपए, 299 रुपए खर्च करके भी न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, यह अलग समय है। आज से 20-30 साल पहले की राजनीति अलग थी, उसकी पत्रकारिता अलग थी। आज पत्रकारिता पूरी तरह से विज्ञापन दाताओं के चंगुल में कैद है। इसे आजाद करने का एक ही तरीका है, सब्सक्रिप्शन। आप जैसे लोग थोड़ा थोड़ा हर महीने पत्रकारिता में निवेश करेंगे तो पत्रकारिता भी विज्ञापन से आजाद होकर आपकी बात करेगी, जनहित की बात करेगी। फिर से दिल्ली के चुनावी महासंग्राम पर लौट आते हैं। पिछले 15-20 दिनों में हर पार्टी ने हर तबके के लिए छप्पर फाड़ योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन उन घोषणाओं के बीच अगर किसी को घोषणा वीर की उपाधि दी जा सकती है तो वो निर्विवाद रूप से अरविंद केजरीवाल जी होंगे। 15 दिनों में केजरीवाल जी ने 15 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 15 अलग अलग योजनाओं की घोषणा की। इसके अलावा उनकी पार्टी के तमाम अन्य नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। वो सारी बोनस में थी। काम की कॉन्फ्रेंस अरविंद जी ने ही की। आप उसकी एक झलक देख लीजिए। आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं। 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे। ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। हमारी सरकार बनने पर दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। घोषणाओं की इस बौछार में मीडिया संस्थानों की हालत ये हो गई कि कईयों ने केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस नामक बीट का गठन ही कर डाला। रिपोर्टर सुबह उठता, दतुअन मंजन करता, सीधे आप के दफ्तर भागता, वहां केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता, फिर उन घोषणाओं को दिल्ली वासियों तक पहुंचाता और फिर घर चला जाता। 20 दिनों तक रिपोर्टर की यही गति बनी रही।
खुद रिपोर्टरों ने भी केजरीवाल जी से बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। सोते जागते वो सपने देख रहे थे। सपने में उन्हें दिखता कि हर दिल्लीवासी के लिए घोषणा करने के बाद एक दिन केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे पत्रकारों के लिए भी एक घोषणा अवश्य करेंगे। यह घोषणा यूएपीए से बचाने, एफआईआर दर्ज नहीं होने देने, सस्ते और रियायती दर पर दिल्ली में पत्रकार पुरम कॉलोनी बनाने, पत्रकारों के बच्चों को दिल्ली के आला स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाने जैसे कुछ भी हो सकते थे, या फिर सस्ती दारू और सस्ता खाना जैसी कोई योजना भी हो सकती थी। ध्यान रहे, अब प्रेस क्लब भी मनरेगा आधारित श्रमजीवी पत्रकारों के लिए बेहद महंगा हो गया है। लेकिन उम्मीद में हर दिन घर से केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दौड़ रहे पत्रकारों के लिए केजरीवाल जी ने कोई घोषणा नहीं की। खबर है कि इससे केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीट के पत्रकारों में निराशा और नाराजगी है। चुनाव के बाद इनका एक प्रतिनिधिमंडल केजरीवाल जी से मिलेगा और उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाएगा। उसे पता है कि वो सिर्फ अवगत ही करवा सकता है, क्योंकि आगे का फैसला केजरीवाल जी के हाथों से निकलकर महामहिम एलजी महोदय के हाथों में जाता है, और एलजी महोदय के हाथ में जाने के बाद हर काम अटकने की शर्तियां गारंटी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विषय महाकुंभ ही रहेगा। जैसे कुछ बाबाओं की कुंभ में बनाई है, वैसे ही कुछ खबरिया चैनलों के हुड़क चुल्लुओं की भी बनाई है। जो मन में आए ठेल दो, कौन फैक्ट वेरीफाई करता है। मसलन इस दावे को देखिए। क्या आप जानते हैं कि साधु सन्यासियों का भी एंट्रेंस टेस्ट होता है? वो भी एक छात्र की तरह पास होते हैं, फेल भी होते हैं। टेस्ट तक तो फिर भी चल जाता, सीधे साधु सन्यासियों के टेस्ट की तुलना आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम से ही कर डाला। वैसे तो आईआईटी परीक्षा को दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। जैसे आईआईटी में इंजीनियर बनाए जाते हैं, वैसे ही महाकुंभ में अभी महामंडलेश्वर और नागा सन्यासी बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए अभ्यर्थियों को एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होता है। वहाँ शिक्षा बोर्ड की जगह अखाड़े होते हैं। पास और फेल के लिए कुछ कसौटियां तय की गई हैं। उस आधार पर लेटेस्ट अपडेट यह है कि महामंडलेश्वर पद के आवेदकों में 12 और नागा सन्यासी के लिए 92 अभ्यर्थी फेल हो गए। यानी दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम आईआईटी, और उसके समकक्ष अगर कोई एग्जाम है तो वह है बबैती का एग्जाम। अंड का बंड ठेलने के चक्कर में तुलना तो ठीक से कर लेते। साधुओं को एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होता है, शिक्षा बोर्ड की जगह अखाड़े होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। इस एंकर की बातें सुनते सुनते मुझे लगा कितनी सुंदर व्यवस्था है। बबैती का सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं होता, बल्कि भारतीय संविधान द्वारा तय किए गए सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी होता है। जैसे आईआईटी में प्रवेश के लिए 22.5% SC/ST समुदायों को, 27% OBC समुदायों को आरक्षण मिलता है, उसी तरह बबैती के धंधे में 100% आरक्षण गरीब ब्राह्मणों को मिलता है। यह बात ध्यान में आते ही मेरा सिर इस एंकर के प्रति श्रद्धा भाव से झुक गया। यह बात तो आप सबको पता है कि कुंभ में स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों में एक व्यक्ति यह भी था जो कुंभ स्नान कर अपने पाप धुलने प्रयागराज पहुंचा था। कुछ तो कर्म रहे होंगे कि पाप का घड़ा खाली करने के लिए प्रयागराज जाना पड़ा। गंगा स्नान के बाद वापस दिल्ली लौटे शिरोमणि फिर से उसी ढर्रे पर चल दिए। वही हिंदू मुसलमान, वही सांप्रदायिकता, वही नए सिरे से पाप का घड़ा भरने की कोशिशें। शिरोमणि ने बताया कि 2014 से पहले लोगों को अपनी धार्मिकता प्रदर्शित करने से रोका जाता था। अब वो शर्म खत्म हो चुकी है। सांप्रदायिक होना अब सम्मान की बात है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, और देश में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय देश के बहुत सारे हिंदुओं में एक ऐसी धारणा बन गई थी जिसमें उन्हें धार्मिक होने पर यह एहसास कराया जाता था कि वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर हिंदू कोई तिलक लगाकर बाहर निकलता था, कोई हिंदू सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का प्रदर्शन करता था, तो इसे सांप्रदायिक माना जाता था। शिरोमणि के अनुसार दुनिया में दो तरह के रक्षक हैं। एक वह जो पढ़ लिख कर बम बन जाते हैं, और दूसरा जो पढ़ लिख कर सनातन की रक्षा करते हैं। धर्म के रक्षक भी आज दुनिया में दो प्रकार के। एक लोग वो हैं जो पढ़ लिख कर भी आतंकवादी बन जाते हैं और धर्म की रक्षा के नाम पर हिंसा फैलाते हैं, और दूसरे लोग वो हैं जो पढ़ लिख कर अध्यात्म को अपनाते हैं और तपस्या और सेवा और भक्ति के भाव से सनातन धर्म की रक्षा करते हैं।
शिरोमणि सनातन की महिमा बखान रहे थे, उसी दौरान अमेरिका में डोनाल्ड भाई ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हो गया। 10,000 किलोमीटर दूर बैठकर चापलूसी भी करनी है, महामानव को खुश भी करना है। ये सब कैसे हो? यह सब ट्रंप जी और मोदी जी के विचारों में समानता स्थापित करके भी हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत है और यह बात प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार भारत के लिए कह चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में बिना नस्लीय भेदभाव के सबका विकास होगा और आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी सबका साथ सबका विकास की बात यहां कहते हैं। तो दोनों नेताओं के भाषणों में कुछ समानताएं आज दिखाई देती है। एक समानता जो दोनों के बीच है ही नहीं, लेकिन उसे शिरोमणि ने जबरदस्ती घुसेड़कर स्थापित कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें इसलिए बचाया ताकि वो अमेरिका को फिर से महान बना सके। ये बात प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में भारत के लिए भी कई बार कह चुके। शिरोमणि की यह तुलना सुनकर मैं चकरा गया। ट्रंप के ऊपर गोली चली, गोली कान छूकर निकल गई, यह तो हम सबको पता है। पर मोदी जी के ऊपर जानलेवा हमला कब हुआ, कैसे हुआ और वो कैसे बचे और किस तरह से भारत को महान बनाने निकल पड़े? क्या ये शिरोमणि की अपनी कल्पना थी? फिर मैंने दिमाग पर थोड़ा और जोर डाला, तब मैंने पाया कि असल में शिरोमणि सच बोल रहे हैं। मोदी जी ताउम्र गोली और गोलों से बचते आ रहे हैं। 92 में चारों तरफ गोलियां चल रही थी, तब वो लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे। अभी 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई। मोदी जी पास में ही खड़े थे, सारे गोले उनके अगल बगल ही गिरे होंगे, मोदी जी बाल बाल बच गए होंगे। तब मुझे लगा कि नहीं, तिहाड़ शिरोमणि ट्रंप जी के साथ जो तुलना कर रहे थे वो एकदम ठीक था। एक होता है एहसास कमतरी और उससे भी एक पायदान नीचे होता है आत्मसम्मान और स्वाभिमान से रिक्त मनुष्य। मैं अंजना ओम कश्यप की बात कर रहा हूं। पहले ये लहजा और एक्सेंट देख लीजिए। If you were talking to Trump right now, what would that one thing be that you would say to him? Thank you. Thank you for all you've done. And I would literally cry. I would start crying. Yeah, start crying. Yeah, you're getting teary-eyed. Oh God. एक बात मतलब ये बारिश नहीं, सिर्फ आंखों में भी इनकी बरसात हो रही है। What do you like about him? क्या अच्छा लगता है? What do you like? What do you like about him? क्या अच्छा लगता है? What do you like? He's for us. He's for us. He's real. He loves us. These tears are real. How excited are you all that Donald Trump has taken over as the 47th president? I'm very optimistic about what happened today for the future of America and the future of the world and the future of India. जरूरी नहीं था कि एक नकली आदमी के सामने इस तरह नकली जुबान का इस्तेमाल करना, लेकिन इस एहसास कमतरी का क्या कीजिए। गोरा आदमी देखा और लपर चपर शुरू। आगे और भी कई चीजें हुई जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि मैंने क्यों एहसास कमतरी या स्वाभिमान से रिक्त कहा। मोदी जी की समस्या चापलूसी के अतिरेक से पीड़ित अंजना ओम कश्यप जैसे दरबारी हैं। कुछ चीजें जो शटल हैं, पर्दे के पीछे, कारपेट के नीचे दबी हुई हैं, उन्हें अपनी कूढ़मगजी और जहालत से ये सड़क छाप सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बना देते हैं। मसलन ट्रंप के शपथ ग्रहण में शी जिनपिंग या जॉर्जिया मेलोनी को निमंत्रण देना और मोदी जी को नहीं बुलाना तब तक सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं था, जब तक कि अंजना जी ने नकली लहजे में मोदी जी की इज्जत दांव पर नहीं लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। इज्जत दांव पर लगाकर चापलूसी का कारनामा देखिए। बंदा भारत की बात कर रहा था, मोहतरमा को मोदी की याद आ रही थी। ओहो। So are you an admirer of Narendra Modi? Are you an admirer of Narendra Modi? इस बेशर्म चापलूसी ने अच्छाई कम और जग हंसाई ज्यादा की है। इसी तरह के काम सुशांत सिन्हा भी कर रहा था। मोदी जी और ट्रंप के 36 के 36 गुण मिला दिए। जो काम नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आते ही भारत में कर चुके थे, ये लाल फीताशाही खत्म करो, ये झुट्ठे का खर्चा खत्म करो, बंद करो, ये सब वो अब डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। पहले दिन से आके ही धड़ाधड़ फैसले लेना, यहाँ मोदी से लेकर गए उधर डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ पर खर्चा कम करो वाला हिसाब भी उधर कॉपी कर लिया।
इसे मोदी जी के निमंत्रण की याद नहीं रही, लेकिन एस जयशंकर की पहली पंक्ति में उपस्थिति ही छाती पीटने का सबब बन गई। आप डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें देखिए। इस समारोह में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रंट रो में बैठे हैं बॉस, फ्रंट रो में। जब ट्रंप मंच पर शपथ ले रहे थे तो उनके ठीक सामने सबसे आगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे हुए, जबकि भारत ना तो नेटो देश का सदस्य है, ना ही कोई ऐसा पुराना पश्चिमी देश जिसके अमेरिका से बहुत मजबूत संबंध रहे। फिर भी इस समारोह में जयशंकर को वो जगह दी गई जो प्रोटोकॉल को एक तरीके से साइड करके दी गई। इस समारोह में जयशंकर को वो जगह दी गई जो प्रोटोकॉल को एक तरीके से साइड करके दी गई। हर बात में चीन को लपेटना, बेमतलब चीन से तुलना करना, ये सब मिलकर मोदी जी की छवि को अच्छा बनाने की बजाय देश के प्रधानमंत्री को हंसी का पात्र बनाते हैं। ये अफवाह लंबे समय से फैली हुई थी कि मोदी जी को ट्रंप ने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया। अंजना या सुशांत की तुलना के लिहाज से कोई पलट कर पूछ ले कि चीन के राष्ट्रपति को तो आमंत्रित किया था, मोदी जी को नहीं किया, तो इसमें सम्मान की क्या बात हुई? शायद इसका भी कोई थथरई भरा जवाब इनके पास होगा। अब हम इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लेते हैं। जो कही जा रही थी बातें के अंदर में इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी पर विष्णुकांत तिवारी ने की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कुछ गांवों का अस्तित्व खत्म होने वाला है, क्योंकि ये गांव अब केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना के दायरे में आकर डूब जाएंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इसका नए सिरे से उद्घाटन किया है। ऐसे करीब 21 गांव हैं जिनके डूबने की आशंका है। ये तो हमारे साथ धोखा है कि हमको ये आजादी के बाद भी हम लोगों को बिजली नहीं दी गई है। आज दूसरों को बिजली देने के लिए हमें यहाँ पानी में डुबोया जा रहा। लाइट हम पैदा भी नहीं हुए थे जब से नहीं है, हम पैदा भी हो गए, हमें पता ही नहीं है लाइट है कि नहीं है, ऐसे अंधेरे में रहते हैं। तो हमने तो अपना जिंदगी जैसे कुछ काट सकते हैं, लेकिन आने वाला भविष्य हमारा यहाँ खत्म होने वाला है। सरकार बनवा रही और हम ग्रामों को कछु नहीं दे रही, आफत में ये डार रही। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।